हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस सत्र में। मैं हूं मनीषा, डिजी स्वास्थ्य से। आज हम बात करेंगे निमोनिया के ऊपर। मौसम का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। ठंड और बदलती मौसम का असर हमारी सेहत पे होता है, और अगर हम लापरवाही करें तो इस मौसम में हमें अनेक बीमारियां अपने चपेट में लेने लगती है, जिसमें से एक है निमोनिया। बीमारी सुनने में आम सी लगती है, लेकिन सही समय पे इसका इलाज न मिलने पे ये बीमारी जान भी ले सकती है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और वृद्ध लोगों में होता है। यह सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर अफरीन मैम, जो जनरल सर्जन हैं और मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। तो आइए हम सभी मैम से जानते हैं कि निमोनिया क्या है, इसके बीमारी के लक्षण, रोकथाम और बचाव। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग अपने मूल्यवान समय को देते हुए शांति बनाए रखें और वेबिनार के इस सत्र में अपना पूरा सहयोग दें। सभी के मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैम को आमंत्रित करते हैं। अपने अनमोल ज्ञान से सभी का मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू मैम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर आफरीन तहसीन कुरैशी, मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने कई हॉस्पिटल्स में भी मैं यहाँ पर ओपीडी बेसिस पर काम करती हूँ। आज अभी जो है रिसेंटली सभी को पता है कि नवंबर 12 नवंबर को वर्ल्ड वाइड जो है वो न्यूमोनिया डे मनाया जाता है। तो ये हम जो डेज मनाते हैं इसके पीछे भी एक लोगों को अवेयरनेस करने के लिए या उसके पीछे जो चीजें हैं जो हमें नहीं पता है तो हम ये डेज मनाते हैं। जैसे कि लोग लेबर डे मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, वुमेन डे मनाते हैं, मेंस डे मनाते हैं। उसी तरीके से हम आज न्यूमोनिया जो वर्ल्ड डे जो कि नवंबर 12 को मनाया जाता है, तो आज हम उसी के रिलेटेड जो है वो जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। हिंदी में ही बोलना है, इंग्लिश में? जी मैम, जी मैम। हिंदी में। Yes. तो अब 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे होगा, तो अब हम आज पहले ही उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। फिर देखिए, कोई भी चीज जो होती है निमोनिया, हम ये चीज सुनते हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि पहले इतना इलाज नहीं था, लोगों को इतनी क्योंकि जानकारी नहीं थी, इतनी दवाइयां नहीं थी, लोगों में इतनी सहूलत नहीं थी, तो लोग निमोनिया से भी जो है वो मर जाते थे। डायग्नोस नहीं हो पाती थी डिसीज, लोगों में गरीबी ज्यादा थी, पैसे नहीं होते थे लोगों के पास। लेकिन आज जो है हमारे पास इतना अच्छा जो है वो मैं थैंक यू करना चाहूंगी डीजी वास्ते, ये जो संस्था है उसके पहले तो मैं थैंक। आवाज नहीं आ रही क्लियर। राकेश भाई, आवाज क्लियर आ रही है? आप नेटवर्क में आ जाइए। आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मैं सबसे पहले डीजी वास्ते प्लेटफॉर्म को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन लोगों ने डॉक्टर्स को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम लोगों को जो है बता सकें, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैला सके, लोगों को बता सके कि किन किन चीजों से, छोटी छोटी चीजें होती है उनको ध्यान रख के हम एक बड़ी चीज से जो है वो बच सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज निमोनिया के बारे में। निमोनिया जैसे ही हम सुनते हैं तो कोई इसमें जो है वो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सारी चीजों की जानकारी आज हम लेंगे। सबसे पहले निमोनिया हम सुनते हैं तो निमोनिया होता क्या है? तो निमोनिया जो होता है ये लंग्स यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से रिलेटेड एक मर्ज का नाम जो है वो, बीमारी का नाम जो है वो निमोनिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो एक नॉर्मल लंग होता है, फेफड़ा होता है, वो कैसे होता है। तो हम देखेंगे तो दो पैर हमारे जो इंसानी शरीर के अंदर जोड़ी में जो है ये हमारे लंग्स होते हैं। आप पिक्चर पर भी देख सकते हो कि एक जो लंग का स्ट्रक्चर दिया गया है, बीच में एक पाइप है, विंड पाइप बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर दो ऐसे पाइप हैं, उससे गोश के लोथड़े दो लगे हुए हैं, यानी दो पैर में होते हैं, एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है। तो निमोनिया, व्हाट इज निमोनिया ना?
तो निमोनिया जो होता है, पहले हम निमोनिया क्या है इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो लंग है वो क्या होता है। तो हमारा जो लंग होता है बेसिकली वो कैसे काम करता है, दो होते हैं, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। जो राइट साइड का जो होता है वो 3 भाग में, इसको लोब्स में जो है वो हम डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में है। और पार्ट में, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है ना। हमारे क्या काम करते हैं, नाक के जरिए हम जो हवा की नाली से जो है वो जुड़ी हुई होती है, और फिर वो होते हुए हमारे ट्रकिया, ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई, अल्वियोलाई जो है वो यूनिट पार्ट होता है लंग का, यानी एक थैलीनुमा चीजें होता है, सैक बोलते हैं उसमें। तो मेन चीज उसमें जो सैक होता है, एक जो थैली होती है हमारे लंग का, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, माइन्यूट जो है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, वो उस थैली के जरिए जो है वो अल्वियोलाई जो होता है वो, और जो खून की नाली होती है, उन दोनों का जो है आपस में कनेक्शन होता है। जैसे कि ये हमारे थैली है अल्वियोलाई और ये आर्टरी है। अब जो है हम सांस ले रहे हैं, सांस में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो इसके जरिए जो है वो ऑक्सीजन हमारी नालियों को चला जाता है, खून की नालियों को, आर्टरीज है जो हमारी वेसल्स है उनको चला जाता है, और जो हमारे शरीर में जहां जहां खून वो पहुंचाना चाहती है ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, तो वो उसी के कैपिलरीज के थ्रू या वेसल्स के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू, जो भी होते हैं वेसल्स, तो अल्वियोलाई वो ले लेता है, और फिर वो नाक के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर कर देते हैं। तो इसमें होता ये है कि हमारी जो लंग होते हैं, लंग का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है अल्वियोलाई, ठीक है। अल्वियोलाई यानी जो सैक नुमा, थैली नुमा छोटे छोटे चीजें होती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पे हम अगर पढ़ें तो लिखा हुआ भी है कि डेफिनेशन ऑफ न्यूमोनिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। न्यूमोनिया जो है फेफड़ों का एक ऐसा जो है वो मर्ज है या रोग है, जिसमें जो है वो बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई या पैरासाइट्स, बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट या फंगाई, 4 चीजें हैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, दूसरा बैक्टीरिया वायरस, तीसरा पैरासाइट या फंगाई। इन चारों में से जो है वो कुछ भी इन्फेक्शन हमारे सांस के जरिए जो है, या नाक के जरिए, मुंह के जरिए, या किसी भी चीज के जरिए, खून के जरिए हमारे शरीर में जाता है, और वो उस अल्वियोलाई में या फेफड़े के किसी हिस्से में, ब्रोंकियोल्स में, या अल्वियोलाई के अंदर जो है वो इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जब इन्फेक्शन कहीं पर भी हमारे जिस्म में होता है या बॉडी में होता है, तो क्या होता है वहां पर, उसके जवाब के तौर पे, अभी देखो बॉडी पे भी जैसे हमारे कुछ चोट लग जाती है, तो वहां पे क्या होगा, रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो पस भर जाएगा। तो यही चीज जो है वो हमारे न्यूमोनिया में होता है। न्यूमोनिया में क्या होता है कि लंग में जो अल्वियोलाई है, जो अल्वियोलाई जो यूनिट पार्ट है हमारे लंग का, जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी कैपिलरीज के थ्रू, तो जो अल्वियोलाई है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी लंग के उस एक हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी लोब में इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी कभार दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी एक लंग में इन्फेक्शन होता है, या किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन के नतीजे में वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां पर सूजन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, वहां पर जो है वो पानी भर जाएगा, कभी पस भर जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं न्यूमोनिया, ठीक है। अब एक थैली है, थैली में अगर पानी भर जाएगा तो क्या होगा, अभी जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है एक, कैसे मैं बताऊं, ये पाइप है, इसमें ये इतनी इसकी गहराई है, ठीक है। अब अगर इसमें पानी अगर भर जाए या कोई पस भर जाए, तो ये तंग हो जाएगी ना, तंग हो जाएगी, इसमें से कोई चीज पास हो रही है, हवा पास हो रही है। तो अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल अगर अल्वियोलाई की ये डायमीटर है, ये जो है वो गहराई है, तो इसमें अगर पानी भर जाएगा तो ये छोटी हो जाएगी, तंग हो जाएगी, जिससे क्या होता है, तकलीफ होने लगती है, किसमें, गैसेस एक्सचेंज में। यानी जो अच्छी हवा है, साफ हवा है, वो बॉडी तक नहीं जा पाती, और जो बॉडी से जो गंदी गैसेस एक्सचेंज होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर नहीं आ पाती पूरी तरीके से, क्योंकि जगह जो है छोटी हो गई है, स्पेस छोटी हो गई है, तंग हो गई है ना, क्योंकि पानी पस भर गया है, वहां पे सूजन आ गई है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूमोनिया के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को जो है वो सांस लेने में तकलीफ होती है, देखा है ना।
या थोड़ी भी सर्दी होती है या कंजेशन होता है, हम बोलते हैं कंजेशन हो गया। वो कंजेशन क्या होता है, यही होता है, यानी अल्वियोलाई में जो है वो पस भर जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो फिर सांस लेने में इसलिए उन लोगों को तकलीफ होती है। और फिर अगर गहरी सांस लेते हैं फर्स्ट स्टेज पे, तो क्या होता है, गहरी सांस लेने की वजह से चेस्ट पेन होने लगता है हम लोगों को। तो वो पेन इसीलिए होता है क्योंकि जो अल्वियोलाई होते हैं यहाँ पर जो है वो पस फॉर्म होता है। अब हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे, मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया, अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाती हूँ कि व्हाट इज निमोनिया। अगर हम देखें तो एक लाइन में मैं ये बताऊंगी, एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल विथ फ्लूइड और पस। यानी एक ऐसा इन्फेक्शन बॉडी में, बॉडी के लंग्स में, के लंग्स में जो एयर सैक्स होती हैं, जो हवा पास होने का रास्ता होता है अल्वियोलाई, तो उसमें एक में या दोनों लंग्स में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, वहां पर फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाता है। क्या हो जाता है लंग्स में, अब आम भाषा में आप समझ लो, तो आप समझ लो कि आपके लंग के जो थैली है बारीक बारीक जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से या तो पानी भर गया या पस भर गया। ठीक है, तो ये चीज है। प्लीज चेंज द स्लाइड। अच्छा, आप लोग ये जो इमेज इसमें देख रही है ना ऊपर वाली, न्यूमोनिया जिसमें, आप उसमें देख सकते हैं कि लंग्स है। ठीक है, लंग्स में दो लंग्स दिख रहे हैं आपको, और जो सर्कल करके साइड में दिया हुआ है वो इन्फेक्टेड पार्ट है, और वो जो रेड रेड और येलो येलो है वो वायरस या जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमोनिया एक प्रकार का ऐसा जो है वो बीमारी है जिसमें आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई के कारण जो है ये हो सकता है। न्यूमोनिया से एक या दोनों फेफड़ों में सूजन और लाली हो जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, और जिससे सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब सांस लेने की प्रक्रिया क्यों प्रभावित होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो थैली होती है, लंग्स का जो यूनिट फंक्शन होता है, उसमें वो भर जाती है, या तो पानी से भर जाती है, या पस से भर जाती है, या फ्लूइड से भर जाती है। तो इस वजह से वो जगह तंग हो जाती है। जब जगह तंग हो गई है तो गैसियस एक्सचेंज बराबर नहीं हो रहे, ऑक्सीजन पूरा बॉडी को नहीं जा पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर नहीं आ पा रहा, एक तो उसकी कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि निमोनिया के पेशेंट लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, या एक अजीब सी आवाज आती है वीज वाली उन लोगों की, तो वो इसी कारण से होती है। तो फेफड़ों में बुलबुले की आकृति जैसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। उन्हीं एल्वियोलाई में जो है ये गैसियस एक्सचेंज जो है उनके थ्रू होता है कैपिलरीज को। तो उसी एल्वियोलाई में ये जो बुलबुले की तरह छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उन्हीं एल्वियोलाई में जो है वो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ निमोनिया, बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं, वायरस के थ्रू हो सकते हैं, पैरासाइट्स के थ्रू हो सकते हैं, या फिर फंगाई के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चार जो है वो पैरासाइट्स हो सकते हैं माइक्रो निमोनिया। तो सबसे पहले जो है हम बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और क्लैमिडोफिलिया निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस में देखेंगे तो राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, आरएसवी है, इनके थ्रू हो जाता है। तो जो फर्स्ट वाला है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चार है ना, तो दो जो है, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। तो बैक्टीरिया और वायरस जो है वो ज्यादातर कॉज बनता है न्यूमोनिया का, ज्यादातर लोगों को। और इसका अगर हम रिस्क फैक्टर देखेंगे तो ज्यादातर ये 60 साल के उम्र से ज्यादा लोगों को, और 2 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन लोगों में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया उन लोगों को बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। आप देखेंगे बैक्टीरियल पैथोजेंस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उनकी वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन में जो है इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 वगैरह की वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब हम थर्ड पे देखेंगे कि फंगल न्यूमोनिया है। फंगल न्यूमोनिया जो है ये बहुत रेयरली होता है, कम होता है, या ये उन लोगों को होता है जो फंगल न्यूमोनिया, जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। जैसे कि क्या होता है, कोई कोई ये HIV पेशेंट है, उसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या लॉन्ग टर्म डिसीज होती है किसी को, उसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और रिस्क फैक्टर्स में जैसा कि मैंने बताया, एज वाइज है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम है, स्मोकिंग है, एक्सेट्रा। अच्छा, अब हम लोग पैरासाइट भी अगर देखेंगे ना, तो पैरासाइट भी बहुत कम लोगों में ये होता है। जैसे वो लोग वैसे अगर एनवायरनमेंट में रहते हैं,
बहुत ज्यादा गंदे एनवायरनमेंट में, या जहाँ पर नमी ज्यादा होती है, या अभी हम देख ले ठंडी का मौसम आ गया है, तो ठंडी के मौसम में होती है, बरसात के मौसम में हम ये देखते हैं, या उसके बीच का जो मौसम होता है, तो वहां उसमें क्या होता है, नमी होती है, हवा में नमी ज्यादा जब होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं वो जल्दी ग्रो करती हैं, और फिर ये हमारी सांस के थ्रू या हमारे खाने के थ्रू या ऐसे ही कोई इन्फेक्शन के थ्रू जो है वो हमको लग जाते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स इसमें दिया हुआ है, एज, और जिनकी इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो, स्मोकिंग एक्सेट्रा। हम इसको थोड़ा ज्यादा गहराई में जाके देखेंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स हमें पता नहीं होते कि किस वजह से, किस कारण की वजह से ये हमको हो जाता है, तो हम इस चीज पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एज देखेंगे। एज, जैसा कि मैंने बताया कि 60 से 65 साल के जो ओल्डर पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को जल्दी हो जाता है, तो हमको उनको सर्दी से बचाना चाहिए। अभी बारिश और सर्दी का मौसम आएगा तो हमको उनको ऐसी चीजों से बचाना चाहिए, ठंडी चीजों से बचाना चाहिए, कपड़े गर्म पहनाने चाहिए, ताकि उनको जो है जल्दी फ्लू ना लगे। फ्लू लग जाएगा तो फ्लू जब ठीक नहीं होता है तो फिर, क्योंकि बुजुर्गों में और बच्चों में इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूमोनिया में। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो पानी में खेल रहा है, वो उसकी दवा नहीं दी जा रही है, तो फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो एक नॉर्मल वायरल उसको फीवर होता है, और फिर वो वायरल फीवर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूमोनिया में, क्योंकि वो सीवियरिटी जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए कि पहले ही हमको बुखार या जो भी आए तो हम पहले ही मेडिसिन लेके उसका जो है वो प्रॉपर केयर कर लें, तो आगे बात ये बढ़ेगी ही नहीं। तो जो बच्चे हैं और जो छोटे हैं और जो बड़े हैं, ज्यादा बुजुर्ग उम्र वाले, 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, 60 या 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, और 2 साल से कम उम्र के बच्चे, लेस देन 2 इयर्स, इन पर हम ज्यादा तवज्जो दें। तो आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर आप ध्यान दें, ठीक है। दूसरी चीज, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा दवाई करती है। सिर्फ ये न्यूमोनिया में जो सीओपीडी होती है, यानी सीओपीडी जो पल्मोनरी डिसीजेस होती हैं, तो इनमें क्या होता है कि स्मोकिंग जब हम जो भी करते हैं, तो स्मोकिंग इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ावा देती है। न्यूमोनिया होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो लंग को जो है वो एक तरह से लंग के सेल्स को जो है वो डैमेज करती है, उनमें इन्फेक्शन का कॉज करती है। तो थोड़ा भी अगर ऐसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चीविंग वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्दी ये सारे इन्फेक्शन जो है वो लग जाते हैं। तीसरी चीज है क्रोनिक लंग डिसीज या सीओपीडी है, जैसे किसी को अस्थमा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी न्यूमोनिया होने का खतरा बहुत जल्दी होता है। जिन लोगों को क्रोनिक इलनेस होती है, जैसे किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट डिसीज है, क्रोनिक हार्ट डिसीज है, तो ऐसे जो अपराध होते हैं उन लोगों को भी जो है वो या न्यूमोनिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उन लोग ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी उन लोगों को कोई घाव भी लग जाए तो भरता नहीं है, उन लोग बहुत ज्यादा जल्दी चीजों से जो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो उन लोगों को ये निमोनिया भी, क्योंकि निमोनिया जो है वो जल्दी लग जाता है, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अभी हम जैसे कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ठीक है, अगर वो चीज, तो वो चीज हम खा रहे हैं, अब हमारे बॉडी में ऐसी हमारा शरीर बना है कि एक खाने की नाली है और एक विंड पाइप है, यानी एक सांस की नाली है। हम ऐसे खा रहे हैं कि हमारे सांस की नाली में तो वो चला गया, लेकिन खाने की नाली में नहीं गया, जैसे फंदा लग गया, या फिर एस्पिरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जो फीडिंग पर है, यानी आपने देखा होगा आरटी डालते हैं, वो लोग खा नहीं सकते, जो ऐसे पेशेंट होते हैं, उन लोगों में भी ये चीजें जो है वो जल्दी हो जाती है। डिफिकल्टी स्वेलिंग, स्ट्रोक, बीपी के पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे जिन लोगों को एपिलेप्सी है या जिन लोगों को सेरिब्रल पाल्सी है, उन लोगों में भी चांसेस होते हैं कि डिसीज जो है वो ज्यादा हो जाए। रिसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसे बच्चे या ऐसे बूढ़े या ऐसे लोग जिन लोगों को जो है रिसेंट कोई लंग से डिसीज इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे ब्रोंकाइटिस हुआ हो, जैसे कुछ भी हुआ हो, यानी वायरल हुआ हो, उन लोगों ने ध्यान ना दिया हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की हो, प्रॉपर उसको एंटीबायोटिक ना लियो, फिर वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लंग में फैल जाए, और फिर लंग में फैलने का मतलब या तो ब्रोंक्यूल्स में चले जाए, या जो वो थैली नुमा हिस्सा एल्वेओलाई होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर वो निमोनिया ही होगा। या फिर ऐसे हेलो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं। जी। हेलो।
हाँ मैम जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम मेरी कमर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और मॉर्निंग में तो मेरे पे उठा बैठा नहीं जाता। ठीक है, ये पूरा होने दो, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है? अभी टाइम है। पहले आप आज न्यूमोनिया के बारे में समझ लो, लास्ट में लेते हैं क्वेश्चन आंसर। नहीं मैम, लास्ट में चलो। हॉस्पिटलाइजेशन, अभी जैसे कोई एडमिट हुए, कोई दिखाने गए ओपीडी बेसिस पे, तो उनको वहां से पेशेंट को लग गया, कोई छींक रहा है, उसकी छींक जो है उसको ऑलरेडी वो सिम्टम थे निमोनिया के, निमोनिया था उसको, तो निमोनिया का पेशेंट है तो उसके थ्रू हमको नाक के जरिए या उसकी छींक के जरिए, या एडमिट है तो एडमिट थे तो उसके जरिए लग गया। तो ये सारे जो है वो कॉजेस होते हैं। अभी बेसिकली ना इसकी इटियोलॉजी फैक्टर्स अगर हम देखें, साइन एंड सिम्टम्स के पहले मैं ना एक बता देती हूँ कि इसका जब इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैरासाइट या कोई फंगाई जिसकी वजह से हम लोगों को ये न्यूमोकोकल बैक्टीरिया या वायरल या जो भी है हमारी होता है, तो होता क्या है, ये हम सांस लेते हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट या इन्फेक्टेड चीज हमारे मुंह के जरिए या नाक के जरिए, सांस के जरिए हमारे बॉडी में जाती है। जाने के बाद में जब ये पैथोजन, ये जो माइक्रोब है बॉडी में हमारे गया, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, हवा की नाली, उसके जरिए से जो है वो हमारी बॉडी में जाता है। अब जैसे ही ये बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज है, हमारी बॉडी में ऐसी फौज है जो बैक्टीरिया को जो है वो भगाने के लिए एक्टिव हो जाती है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और तो वो रिस्पॉन्स में क्या करेगा, फीवर लाएगा, चिल्स होगा जिसकी वजह से, ठीक है, वेजोडाइलेशन होगा, यानी हमारी जो वेसल्स है यहाँ की लंग्स की और जो ये जा रहे हैं एयरसेक्स में जो भी चीजें, तो वो वेजोडाइलेट होंगी। अब ये बैक्टीरिया वहां जा जाके अंदर तक पहुंचेंगे और जाके वहां पर ग्रो होंगे, ठीक है। वहां पर सैक में जो है वो फंस जाएंगे, एल्वियोलाई में फंस जाएंगे, और जब ये एल्वियोलाई में फंस जाते हैं तो ये जब स्टक हो गए वहां पे तो वो नाली जो है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरी होना और जो उन लोगों का ट्रांसमिशन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर सूजन आ जाती है और सांस में जो है वो तकलीफ होती है। अच्छा, अब जब आपको निमोनिया होता है तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, तो इसमें जो है साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखें, अगर हम पेशेंट हमारे पास आता है तो वो क्या तकलीफ लेकर आएगा, वो बोलेगा कि मुझे सांस लेते समय या खांसते समय मुझे दर्द महसूस हो रहा है। कभी कभी लंबी सांस लेता है, शुरुआती स्टेज है तो लंबी सांस लेते हैं तो दर्द हो रहा है, ठीक है। और कोई कोई जो अगर किसी का एडवांस स्टेज है तो उन लोगों को नॉर्मली भी सांस ले रहे हैं तो दर्द होता है, या खांस रहे हैं किसी किसी को तो सिर्फ खांसी पर दर्द होता है। और खांसी जो है वो बलगम के साथ में आ रही है, म्यूकस के साथ में आ रही है, क्योंकि म्यूकस जमा हो गया ना एल्वियोलाई में, तो जब खांसी आती है तो उसके साथ में चिपचिपा म्यूकस जो है वो भी निकलेगा। पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि पेशेंट इस तकलीफ के साथ आएगा कि मुझे बहुत थकान होती है, बुखार आता है, बुखार कभी कभी ठंडी की तरह कपकपी वाला आता है, या मुझे ओवर स्वेटिंग हो जाती है, सांस लेता हूँ तो सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, कभी कभी गहरी सांस लेता हूँ तो फिर दुखता है, कभी कभी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग होती है, नौशिया होता है, उल्टी की जैसा लगता है, बहुत रेयर केस में किसी को लूज मोशन भी होता है। और 65 वर्ष से अधिक उम्र में वास्तविकों या कमजोर प्रतिरक्षा के कारण भ्रमण शरीर का तापमान, और जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं या लेस देन 2 years ओल्ड बच्चे होते हैं उन लोगों में फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनको निमोनिया होता है तो वो एकदम बुखार में उनको 102, 103, 101 ऐसा बुखार होता है, वो बिल्कुल रेड हो जाते हैं वो बुखार में, तो वो इसी के कारण होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो साइन भी बना हुआ है, यहाँ पर आपको सिम्टम्स में आप अगर देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज है, और उसको खाने उसकी भूख की कमी हो जाती है, उसको जो है वो हेडेक होता है, थकान होती है, ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं। कफ आता है। नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। पेशेंट जो है वो जब ब्रीदिंग करता है तो उसको चेस्ट पेन होता है, उसको थकान होती है, भूख में कमी हो जाती है, फीवर होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, फीवर चिल्स के साथ आते हैं, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ होती है, यानी छोटी छोटी सांसें आती हैं उसको,
कभी कभी नौशिया होता है, कभी कभी जुलाब, डायरिया भी हो जाता है उसको। निमोनिया का सबसे आम लक्षण जो होता है वो ऐसी खांसी है जिससे थूक पैदा होता है। ठीक है, थूक यानी बलगम निकलता है, चिपचिपा मादा निकलता है। लेकिन इसमें सीने में दर्द, ठंड लगना, बुखार होना और सांस लेने में परेशानी भी सामान्य। तो निमोनिया जो है वो उसका सबसे आम लक्षण क्या है? एक ऐसी खांसी होती है कि खांसी के साथ आपको कफ निकलता है, बलगम निकलता है, चिपचिपा मादा निकलता है, जिससे थूक पैदा होता है। लेकिन इसमें जो है वो सीने में, छाती में दर्द होता है, ठंड लगना होता है, ठंड लग के बुखार होना और सांस लेने में परेशानी भी सामान्य तौर पर होती है। डॉक्टर जब आपको चेक करते हैं तो आपके फेफड़े की आवाज सुनकर जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर जो है, अब चूंकि उसमें अल्वियोलाई में म्यूकस फंस जाता है, बलगम होता है, तो उसके सांस लेने में जो है एक वो खरखर की आवाज सुनाई देती है, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी चीज डायग्नोसिस के लिए जो मेन है वो है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। हम चेस्ट एक्सरे से पता लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक्सरे में पता चल जाता है कि ये लोग अफेक्टेड है या ये पार्ट अफेक्टेड है या दोनों लंग अफेक्ट है या एक है या कोई हिस्सा लंग का अफेक्टेड है। फिर मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट खुद आके अपनी हिस्ट्री देता है कि मुझे इतने इतने दिनों से बुखार है, मैंने ये भी लिया वो भी लिया, मुझे नहीं हो रहा है, मुझे ठंडी लग के बुखार आ रहा है, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि थूक आ रहा है, पीला पीला थूक आ रहा है, थकान होती है, मतली के जैसा लगता है, तो मेडिकल हिस्ट्री से पता लगाएंगे। और डायग्नोसिस के लिए और क्या होगा? चेस्ट एक्सरे मैंने बताया। और डायग्नोसिस और अगर देखेंगे तो सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन में क्या होता है, उसमें अच्छे से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ लंग में जो है इन्फेक्शन है। फिर नेक्स्ट स्टेज पर और देखेंगे तो ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में नाली के जरिए जो है वो तार डाल के और फिर कैमरे से और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आगे स्प्यूटम कल्चर होता है। आपका जो बलगम निकला है तो बलगम को चेक करके उसमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे बैक्टीरिया के जरिए हुआ है, बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है तो कौन सा वायरस है। तो एक स्प्यूटम कल्चर के जरिए, ब्लड टेस्ट के जरिए, ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं ईएसआर देखते हैं, हम डब्ल्यूबीसी काउंट के जरिए, इसिनोफिल के जरिए पता लगाते हैं। अगर बड़ा हुआ है तो हमको अंदाजा होता है कि हाँ ब्लड में डब्ल्यूबीसी या ये इसिनोफिल बड़ा हुआ है तो हो सकता है कि निमोनिया है। फिर हम रैपिड यूरिन टेस्ट में हम देख सकते हैं, पेशाब की जांच के जरिए, खून की जांच के जरिए, पेशाब की जांच के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं। और पल्स ऑक्सीमेट्री आपने देखा होगा, यहाँ पे जो है वो लगाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उससे हमको पता चलता है कि खून का जो है वो, खून में की नालियों में जो है वो कितना ऑक्सीजन जा रहा है या नहीं जा रहा है, सैचुरेशन होता है वो। तो हम वो देखते हैं कि 95 के अबव होना चाहिए, 95 के कम हुआ तो हमको अंदाजा होता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है लंग में, के बॉडी में ऑक्सीजन बराबर नहीं जा पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है। और एक्चुअल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस, एबीजी बोलते हैं उसको, उसके जरिए भी जो है वो पता नहीं है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में देखेंगे तो मेडिसिन में बैक्टीरिया के जरिए है तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल है तो एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे, एंटी फंगल है तो एंटी फंगल ड्रग, हॉस्पिटलाइजेशन या ओपीडी केयर करेंगे, रेस्ट करेंगे, सपोर्टिव केयर करेंगे और प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन के जरिए। ठीक है, तो अब हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं ट्रीटमेंट को, कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं। एंटीबायोटिक्स में ओरल एंटीबायोटिक्स के जरिए मॉक्स वगैरह या एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन डॉक्टर्स ओपीडी बेसिस पे देते तो ये ठीक हो जाता है। ठीक है। अगर एंटीबायोटिक्स अगर किसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, ये एक तो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यानी कैप, सीएपी बोलते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड अगर निमोनिया है तो वो नॉर्मली जो है दवा से ठीक हो जाता है। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड क्या होता है? जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे, हम जहाँ काम करते हैं, हमारा वर्क प्लेस है, उसके जरिए हमको लगा हो तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है नॉर्मली वो एंटीबायोटिक्स जो हम देते हैं, ओरल मेडिकेशन, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, हॉस्पिटल के जरिए हॉस्पिटल में एडमिट हो, वहां से लगा है, तो उसकी सीवियर हो सकता है कि सीवियरिटी ज्यादा हो, तो उसमें क्या होता है कि एडमिट करना पड़ता है आईवी के जरिए, फिर वो हमको एंटीबायोटिक दी जाती है। फिर एंटीवायरल ड्रग्स भी कभी कभी दिए जाते हैं। फिर एनसेड्स दिए जाते हैं, जैसे आइबोप्रोफिन है, पैरासीटामोल है, नजल डिकंजेशन है। इससे क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ होती है, जैसे फीवर कम हो जाए करने के लिए, बलगम कम करने के लिए, या तक नौशिया है, तो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव मैनेजमेंट हम देते हैं।
उसके बाद में एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं, सिरप्स, ऐसे सिरप्स देते हैं कि जो म्यूकस एल्वियोलाई में है वो निकल जाए, ठीक है, या वो सप्रेस हो जाए, जिसको ज्यादा खांसी वगैरह आ रही है तो दिक्कत होती है तो वो कम हो जाए, पेन कम हो जाए। एंटी फंगल, जो कि बहुत रेयरली होता है, अगर एंटी फंगल होता है तो फिर एंटी फंगल ड्रग्स उसमें ऐड की जाती है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी उससे, बीमारी से जो हम कैसे प्रिवेंट करें, हम कैसे बचें, कैसे रोकथाम करें, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में, अब हम बोलते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेते, ये हो जाता है वो हो जाता है, अगर हम वैक्सीनेशन लेंगे कुछ नहीं होता। अगर हम इसका वैक्सीन लेंगे तो हम निमोनिया से बच सकते हैं। अब इसके लिए वैक्सीनेशन अगर हम कर रहे हैं तो परनाल 13 एक वैक्सीन आता है, वो ले सकते हो। न्यूमोरैक्स 23 आता है, या फ्लू वैक्सीन आता है, वो ले सकते हो। HIV वैक्सीन आता है। ये चारों वैक्सीन है, और भी अलग तरह तरह के वैक्सीन आते हैं मार्केट में, आप ये ले सकते हो। तो वैक्सीन एक अच्छा सोर्स है जो है अपने आप को इस डिसीज से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, हाइजीन प्रैक्टिसेस में प्रॉपर हैंड वॉश करना, कवरिंग माउथ एंड नोज। अगर खांसी आ रही है आपको, तो आप अपना माउथ या नोज जो है वो ऐसे करके छीके। बाहर से आ रहे हैं तो आप प्रॉपर हाथ धोएं, खाने से पहले हाथ धोएं। और आप जो है अगर बाहर निकले तो आप मास्क वगैरह लगा कर निकले, जिससे आपका माउथ और नोज जो है वो कवर रहे। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकता है, या उसके जरिए आपके ऊपर नोज या माउथ के जरिए न्यूमोकोकल बैक्टीरिया या फंगल या वायरल जो है वो ट्रांसमिट ना हो। ये तो हम कर सकते हैं ना, अगर चलो कोई कहता है कि हम वैक्सीन नहीं करना, तो हाइजीन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, माउथ और नोज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्मोकिंग स्टॉप करना, हेल्दी डाइट लेना, ठीक है। रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स, यानी अगर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो भीड़ की जगह पे हम जब जा रहे हैं तो हम प्रिकॉशन लेके जाएं, मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज जो है वो प्रॉपर करें अपने बच्चों को। जो बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको बताएं कि कोई भी चीज खाने से पहले कोई भी नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। आप भी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, वहां नेसेसरी चीजों को टच नहीं करना है, टच किया भी है तो हैंड सैनिटाइज करें, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ये जो निमोनिया होता है, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, कैप बोलते हैं, और एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, ठीक है। तो अस्पताल से जो प्राप्त निमोनिया होता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। तो ये किसी भी अन्य अस्पताल से प्राप्त संक्रमण की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है। निमोनिया के 10% मामले अधिकांश निमोनिया रोगियों के लिए संक्रमण पैदा करने वाले सक्षम जीव के। देखिए, जब भी, अब ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है, जो हॉस्पिटल से लगता है, जो वहां पर एडमिट होते हैं वहां पर जो लगता है, तो ये ज्यादा जो है वो ये होता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा सीवियरिटी का होता है। तो इसीलिए हम हॉस्पिटल जाएं, या कभी ऐसा पड़े कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या किसी को कोई ऐसी नौबत आती है हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो वहां पर भी प्रॉपर केयर लें। जैसे कि हो सके तो आप वैक्सीन ले लें, और प्रॉपर वहां पर तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जोन होता है हॉस्पिटल, तो आप जो है वो प्रॉपर कोई भी चीज को टच ना करें, हर चीज सैनिटाइज करके यूज करें, वेयर मास्क प्रॉपरली उसे निकली। अच्छा, अब ये जो निमोनिया होता है ये कैसे फैलता है, हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि निमोनिया जो है ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, या एक ऐसा मर्ज होता है, या ऐसा रोग होता है जो व्यक्ति के फेफड़ों पर असर डालता है। ये किसी जो है व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकली बूंदों के संपर्क में आने से आसानी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके कारकों में बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगस है, ये तो हमें पता ही है, जो फेफड़ों में बस जाते हैं, अल्वियोलाई में जो है वो आ जाते हैं, और वहां पर जो है वो रह जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और वहीं पर बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है, लाली आती है, रेडनेस होती है, म्यूकस होता है, और फिर ये सारी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करो। में हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें, जैसे अपने हाथों को बार बार धोएं, खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना, और बीमार लोगों के संपर्क से बचना, धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, और आपको निमोनिया सहित श्वसन संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है।
तो ये चीजें हम अपनी जिंदगी में जरूर करें। तो इस निमोनिया, जो वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है आज, अब यानी जो 2 दिन बाद मनाया जाएगा, तो आज हम अभी ही ये वचन लेते हैं कि हम ये चीजें करेंगे, ठीक है। कोई अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब करता है तो ये, या औरतें पान खाती है, तो ये सारी चीजें हम छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, सैनिटाइज नहीं करते हैं तो हाथ धोना, अपने मुंह और नाक को जो है वो भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं कवर करके नहीं, ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है। ये है निमोनिया में जो मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे फेफड़ों में थैली होती है, लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, वो एक नॉर्मल थैली है, सैक अल्वियोलाई जिसे कहते हैं। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं येलो कलर की पस से वो पूरी गोल गोल, मैंने बताया था ना, नाली पस से भर जाती है वो थैली। तो देखिए, ये जब पूरी थैली भर गई है पीले रंग के फ्लूइड से, पानी से, तो वो न्यूमोनिया वाली है। ब्रोंकियोल्स है, और फिर ब्रोंकियोल से रिलेटेड अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई में आप देखेंगे छोटे छोटे सैक्स हैं, थैलियां। तो अल्वियोलाई नॉर्मल है तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होता है, और जो राइट साइड में येलो कलर का फ्लूइड है, तो वो न्यूमोनिया में वैसी हो जाती है हमारे अल्वियोलाई वाली थैली जो सैक है। तो ये अंतर है, आप देख सकते हैं, इसीलिए तकलीफ होती है सांस लेने में। नेक्स्ट स्लाइड। निमोनिया में क्या खाना चाहिए, तो देख लेते हैं भी कि इसके लिए आप मछली जैसे सार्डाइन, सैल्मन, बीन्स जैसे राजमा है, दालें हैं, चना है, बीज, नट्स हैं जैसे अखरोट, बादाम, काजू खाएं। इसमें इन सब में जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके बॉडी के जो टिश्यूज हैं, cells हैं, शरीर में रिपेयर और निर्माण करने में कारगर होते हैं। अदरक भी जो है वो बहुत बेस्ट इन्फ्लामेटरी एक चीज है। आप देखें घरेलू उपाय में तो अदरक जो है, अदरक का पाउडर, अदरक जिसको सौंठ कहते हैं, हेलो या अदरक हेलो ही पील के हेलो। अदरक जो है वो यूज करें। इसके अलावा अदरक शहद में मिला के यूज करें। हल्दी है, हल्दी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है। जो जंगली हल्दी आती है, वाइल्ड, जिसको बोलते हैं वाइल्ड टर्मरिक, वो वाली, उसको घिस के उसकी टी पिए, उसको दूध में डाल के पिए, तो ये सारी चीजें जो है वो फायदेमंद है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में ये भी आता होगा कि हाँ, निमोनिया अगर किसी को हो गया है तो डॉक्टर ने दवा दी है तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम घर वाले होने के नाते हम क्या करें। आप भी मदद कर सकते हो। आप क्या करें कि जिनको भी निमोनिया हुआ है आपके घर में, तो उनको कहें कि आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें, इससे जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन है वो आसानी से बाहर निकल जाए। उसको जो है तकिया रख के प्रॉप्ड अप पोजिशन थोड़ा ऐसे बिठाएं, ताकि अगर वो सीधा लेटेगा तो क्या होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा ऐसे स्लैंट होके वो उसको लिटाएंगे तो जो है उसको सांस लेने में आसानी होगी। दूसरा के चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसको सिकाई वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको नेबुलाइजर दे सकते हैं, उससे क्या होगा, उसके जो फेफड़ों में जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो ढीला होके वो निकलेगा। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, SpO2 सैचुरेशन ड्रॉप हो गया है, तो आप ऑक्सीजन मास्क के जरिए सपोर्ट करवा सकते हैं। आप नेबुलाइजर दे सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी फ्लूइड इनटेक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। वेल बैलेंस डाइट, सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह उसकी डाइट में शामिल करें। और सबसे मेन चीज हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोए अपने। अगर कोई किसी को निमोनिया है तो वो अपने मुंह पे मास्क लगा के रखे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे निमोनिया है तो मेरी वजह से दूसरे को ना हो, ठीक है। और अगर हम बाहर जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता होता कि किसको है या उसको है, और हम बोल भी नहीं सकते किसको है, तो हम खुद अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपना मास्क पहन के जाए कि निमोनिया हमको। टॉपिक भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर करने हैं तो यस मैम, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। जिनका भी कुछ क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिए प्लीज। हेलो हल्की फुल्की जैसे खांसी हुई तो कभी हेलो कर लेना चाहिए या कुछ चाहिए डॉक्टर के पास। जी भाई जी, पूछिए, आपका नाम बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम सत्यवान है।
ये सत्यवान जी पूछे, क्या सवाल है आपको? अरे मेरी आप मेरी वाइफ से बात कीजिए एक बार, बताएंगे मैडम से बात करवाना है एक बार। जी जी, करवाइए, बात करवाइए। चले देखा है। हाँ? देखिए। हेलो जी, नमस्ते। जी, बताइए मैम। जी सुबह मैं किस टाइम भी आँख खुली जी, ठीक हो जाऊं जी, इसके बारे में बता दीजिए। हेलो, हाँ, जी जी, आवाज आ बोलिए सत्यवान जी। नमस्कार मैम। जी, नमस्कार, बताइए। मैम मेरी वाइफ है ना, उनको सुबह उठते ही जो सुबह छिक्कियाँ लग जाती हैं। क्या सुबह उठेगी? हाँ, ठीक है। छींक आनी शुरू हो तो जाती है मैम, मॉर्निंग में ही जैसे उठती जी हैं वो, तो छिक्कियाँ आना शुरू हो छींक जाती काफी ज्यादा आती है उन्हें। है अच्छा, जी सुबह। तकलीफ हेलो, जी, हाँ समझ गए मैम। कितने दिनों से है ये तकलीफ? ठीक है आपकी? मैम इनको तो 3 साल से दिक्कत है अभी। इसके अलावा कोई और तकलीफ नहीं है ना? नहीं मैम, वो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जैसे छिक्की आती है ना, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आपने कोई रिपोर्ट करवाए हो, खून का जांच या पेशाब का जांच या कोई एक्सरे वगैरह? क्योंकि मैम 3 साल से ऐसा हो रहा है तो आप खून की हाँ, जांच एक्सरे वगैरह मैंने करा। 2-3 बार करवाया है मैंने एक्सरे उनका। रिपोर्ट तो बिल्कुल फ्री आती है, लेकिन मैडम है हमारे यहाँ, रेखा मैडम, हाँ, हाँ। वो बोल रहे हैं, और उन्होंने एक बार टीबी का इंजेक्शन लगवाया था इनको, अच्छा, लेकिन टीबी की रिपोर्ट भी नील आ रही है मैम। अच्छा। हाँ जी। कोई दवा वगैरह चालू है इसके साथ में? नहीं मैम, कोई दवा वगैरह चल नहीं है अभी। ये मंथ है ना अभी, ये जो 11 महीना है, क्या उम्र है? अभी इसके बाद उम्र मैम 39 है। अच्छा, डायबिटीज वगैरह चेक कराए हो आपने? नहीं मैम, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अच्छा, तो ठीक है, हाँ, उनको आप जो है वो क्या बोलते हैं इसमें, आप उनको नंगे पैर रहने के लिए मना करिए फिलहाल तो, क्योंकि सुबह में छींके आ रही हैं डायरेक्ट कुछ भी खाए पिए बिना, इसका मतलब यह है कि उनको लंग में कुछ ना कुछ तो है। सबसे पहले आप एक जी खून की जांच करवाइए, सीबीसी बोलते हैं ठीक है उसको, मैम। एक पीएसआर करवाइए, और एक चेस्ट एक्सरे, इसके साथ एक थायराइड और एक ब्लड शुगर का रिपोर्ट, क्योंकि अभी 39 एज है तो दूसरे भी इश्यूज होंगे उनको, तो उससे हम लोग रूल आउट कर सकेंगे बेटर, क्योंकि 3 साल से है तो इसको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। उनको नहीं थकान मैम, होती है बुखार की थकान तो तरह? नहीं मैम, नहीं मैम, थकान बिल्कुल भी नहीं है। थकान नहीं लगती? सांस लेने में तकलीफ होती है? सांस वाले भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मैम। साइनस वगैरह का प्रॉब्लम? नहीं मैम, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ छिक्के वाला सिस्टम ज्यादा है। सुबह उठते ही, जैसे ही बेड से पैर नीचे रखते हैं, वैसे ही सुबह से छिक्के आना शुरू हो जाती तो उनको गर्म पानी, फिलहाल आप उनको गर्म पानी का सेवन करने बोलिए, गुनगुना पानी, है और मैम जी। अदरक। वो सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी करके, हाँ, और और वो अदरक सिप सिप होती है ना? करके पीते हैं। हाँ, अदरक होती ना, अदरक और थोड़ी अजवाइन, रात में आधा कप बॉईल पानी में बॉईल करके आधा कप वो पीने बोलो, उससे ये इंशाल्लाह तकलीफ उनकी छींकों वाली कम होएगी। अदरक घिस के और अजवाइन थोड़ी सी 1/4 टीस्पून, उसको एक ठीक ठीक। पानी में अच्छा गर्म करके आधा कप पीना है बस, उससे उनको सुबह में उठ के जो उनको छींके आती हैं वो कम होंगी। ठीक है? जी जी जी। मैम जी, हाँ। मेरी एक डॉटर है, हम्म। तो मैं वाइफ वाली तो ठीक है, मेरी डॉटर है हाँ, वो जैसे अभी मैं 11वां महीना है ना, अभी ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। अच्छा। और अब ये जैसे ही एनी टाइम निकलेगा ना, जैसे ही 12वां महीना आएगा ना, तभी इसको ठंड शुरू लगनी शुरू हो जाएगी। कितने साल की है बच्ची? मेरी गुड़िया मैम, आप 11, 17 साल, 17 साल, 17। 17 साल की है ना, तो अभी जैसे हम लोग ने प्रिवेंशन बताया ना, उसकी डाइट का नट्स आप खिलाएं, और अभी क्योंकि जी मौसम ऐसा है कि इसमें ही ये चीजें फैलती हैं, तो थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है तो आप करीबी डॉक्टर के यहाँ से आप दवा लीजिए, इंशाल्लाह जी ठीक होंगे, उसको आगे बढ़ने मत दीजिए। और उसको गर्म रखने के लिए जो है वो स्वेटर वगैरह प्रॉपर उस चीज का हिसाब रखिए।
तो प्रिवेंशन से हम लोग ज्यादा बच सकते हैं। तो जी यही कि अभी ये जो सर्दी आ गई है, नमी का मौसम, ठंडी भी जी। होगी। हाँ अभी मौसम थोड़ा चेंजिंग में है। हाँ, तो उसको ज्यादा एक्सपोज मत होने दिए, एक्सपोजर उसका कम रखिए ठंड वाली चीजों से। आइसक्रीम वगैरह ना दे, बाहर का ना दे। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन केयर करें। थैंक यू मैडम। एक दिक्कत हो रहा है मैडम, मैं बता रहा था आपको। हम्म। मेरा एक लड़का है 3 साल का। जी जी सत्यवान हेलो भाई पूछिए। जी जी पूछिए। मैम जी, नमस्कार। हाँ आवाज आ रही है, आप मेरा पूछिए, बताएंगे। हेलो सत्यवान भाई आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा लड़का है 3 साल का। हाँ हाँ, क्या दिक्कत उनको बताइए। उनको दिक्कत ये है सर जी, आके वो जैसे ही अभी मंथ आ गया ना 11 वाला, अभी हाँ ये अभी जैसे ही अभी तो बिल्कुल फ्रेश है। जी, सीजन सीजन वाला जैसे। और अभी ये मानो आप आज तारीख हो गई है 10, मतलब 8-9 दिन के बाद में ये भी थोड़ा सा ठंडा महसूस करने लग जाएगा अपने आप। हाँ, तो जो हम लोगों ने अभी ये जो प्रोग्राम रखा, इसीलिए रखा कि हम कैसे जी जी आपको मैम जो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ बताया गया, आप ये करिए। और हमारा डीजी वास्ते में जो है वो जो लगते हैं हमारे कैंप्स, तब उनको जी जो है वो दिखाइए। ठीक है, जो डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, जो ओपीडी टाइमिंग्स होते हैं, आप उनमें आके, क्योंकि अभी तो अच्छा ऐसे बताना मतलब बता भी नहीं सकते। तो आप बाकायदा जो ऑनलाइन हमारी ओपीडीज लगती है डीजी वास्तव के थ्रू, तो आप उनको जो है वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। ठीक है, तो आपको मैम, ट्रीटमेंट में। मेरा फैमिली डॉक्टर है विजय शर्मा। हाँ तो उनके आप, पास। हाँ हाँ, तो अच्छा। आप आप डिजी वास्तव पे भी ऑनलाइन भी दिखा सकते, कोई बात नहीं। जी। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी ओके मच सत्यवान भाई। ओके। थैंक यू। गोविंद भाई आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई सवाल है? जी सर, गोविंद मेरा सोमानी। सवाल। जी जी पूछिए। वो कमर वाला किसने? हेलो हाँ गोविंद भाई सवाल पूछिए। बैक बैक एक वाला सर पेशेंट शुरू शुरू में उसने पूछा था। हाँ मैं उनको लेता हूँ अभी। हाँ हाँ, सर मैं उनके ये लिए पूछ ये रहा है था कि मैडम से। हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक भी बैठते हैं। तो जो डिजी वास्तव में जो ऑनलाइन कंसल्टिंग होती है, आप इनसे टाइम पूछ लीजिए, वहाँ पे सर और मैम जो है। जी जी तो जी। आप पूछकर ऑर्थोपेडिक को आप कंसल्ट कर ले, डिजी वास्तव। ठीक जी है। श्योर हेलो। मैम। जी। हाँ गोविंद भाई हेलो पूछिए सवाल। जी। मैम, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, बताइए सवाल पूछिए। मैम ये पूछ रहा था मैं कि जैसे कि बच्चे को निमोनिया उठता है, हाँ। हम्म। मान लो कहीं पे सुविधा नहीं है, या रात में बे टाइम उसे निमोनिया उठ गया, तो उसके लिए मैम क्या करना चाहिए कि उसे राहत मिल जाए सुबह तक? रात को निमोनिया हो तो सुबह तक। देखो, पहली बात है ना, निमोनिया ऐसे आंख झपकते में नहीं होता। नहीं नहीं मैम, कभी कभी ऐसा हो गया है, मतलब एक आध बार हो गया था हमारे साथ, तो वो उस उसके सिचुएशन में पूछ रहा हूँ। अगर बुखार ज्यादा बच्चे को गर्म लगता है, यानी कि सुबह तक आप डॉक्टर का वेट अप करें, ये यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, तो आप उसको ठंडे पानी की पट्टी करो। अगर आपके पास कोई कफ जी सिरप है तो आप वो पिलाइए। उसको जो है जी वो थोड़ा सा बिल्कुल सीधा मत लिटाइए। गोद में छोटा बच्चा है तो थोड़ा प्रॉप्ड अप पोजिशन में थोड़ा ऐसे उठा के लिटाइए, ताकि उसको जो है वो थोड़ा सांस लेने में तकलीफ कम हो। और जी अगर उसको कफ आ रहा है तो कफ निकाल दीजिए मुंह से। और अगर आपके पास नेबुलाइजर है घर पे तो वो दे दो, या छाती पे आप घर में कपड़े से हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, ताकि जी उसका जो मैम। सेक्शन भरा हुआ है म्यूकस वगैरह वो निकल जाए। आप ये कर जी सकते हो। बुखार कम जी करने के लिए पानी की पट्टी कर सकते हो, और छाती जी पे गर्म सिकाई कर सकते जी मैम, यही पूछना चाह रहा था मैंने कि मैम से पूछे हो। तो अगर सही। घर पे ये घर पे बेसिक जो दवाई होती है बुखार की या उसकी, तो आपको अगर डॉक्टर देख के रखते हैं आपके पीडियाट्रिशियन के, अगर कभी कभी बुखार ज्यादा हो, तो आप इमरजेंसी की जी सूरत में से 3 घंटे या 4 घंटे सुबह होने में है तो वो दे सकते हो कि थोड़ा जो है वो बुखार कम हो जाए, बुखार का आप सिरप दे सकते हो, कम करने। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैडम। हाँ, यू वेलकम। या धर्मेंद्र सिंह जी आप अपने सवाल को रख सकते ये मैम, थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। माई वाइफ है, उसके सर के जो बाल हैं वो अधिकतम झड़ते हैं, मतलब कि
हाँ, तो इसका जो बहुत सारे रीजन होते हैं, अभी यहाँ पे इसका आंसर देना बराबर नहीं होगा, उनसे हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो हमारे जो डीजी वास्तव पे हमारे साथ स्किन के डॉक्टर्स भी हैं और जनरल जो है दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, तो आप इनसे पूछ लीजिए कि कब स्किन के डॉक्टर जो है लाइन पर आएंगे। तो आप ये आपको ले लेंगे, तो आप डीजी वास्तव के द्वारा उनको आप दिखा दीजिए, तो वो आपका प्रॉपर। धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बोलिए जी। मैं जो है ना आपसे जो है मैं कंसल्टेशन करवा दूंगी स्पेशलिस्ट से, और अगर वो आपसे कोई बात कर लेंगे, ठीक है? के लिए आप किसी उनको। कब जी, कराओगे जी? एक दो दिन के अंदर करवा देंगे। कॉल आ ठीक है। जाएगा, बात की जाएगी, आपको कंसल्टेशन करवा देंगे, जैसे ऐसे मैम बात कर रही हैं ऐसे ही जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी आपसे। ठीक। जनरली ओके सर, ओके सर। सर मैंने एक बार जब डॉक्टर माना होता जो उसमें सिस्टर या वाइफ या मदर्स या कोई भी एक्स वाई जेड होगा, जी जी। तब भी मैंने बोला था कि मेरी वाइफ का पर्सनली करा दो, तभी नहीं किया था। नहीं हुआ तो था धर्मेंद्र भाई, आपका नहीं हुआ था? मेरा नहीं हुआ था। ठीक। मैंने सबका हुआ था जब मैंने बोला था कि पर्सनली हो जाएगा, तो मैम ने हाँ, बोला था पर्सनल जो डॉक्टर करवाएंगे थी। यार, ऐसा नहीं है। ठीक है नहीं, वो धर्मेंद्र भाई, मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, मेरा सुनिए बस सुनिए, नंबर है ओके आपका। जी। बात सुनिए ओके भैया। जी। जनरली आप जो है उनकी डाइट की वजह से ये चीजें होती हैं, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तो उनको थोड़ा डाइटरी फूड्स, फाइब्रस फूड खिलाइए। थोड़ा प्रोटीन जो है वो उनकी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो पूरे प्रोटीन और केराटिन ही होते हैं। केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, उसकी वजह से बाल जो है वो। ठीक है, तो प्रोटीन डाइट शामिल कीजिए। कुछ मल्टीविटामिन आती हैं, मल्टीविटामिन ये आपको करवा देंगे कंसल्ट, अगर जो लगेगा ना ऑनलाइन जब आएंगे, हमारा पेशेंट्स देखते हैं, उसमें आपको प्रॉपर वो पूरा बता के देंगे कि क्या मल्टीविटामिन जो है वो ऐड करने हैं। उनको कोई एक मल्टीविटामिन दे देना अगर आप लोग के पास होगा तो। श्योर श्योर मैम। वाले तो क्वेरी के लिए इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं अगर ये हाँ, नहीं। अगर सर। है तो आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे है डॉक्टर आफरीन कुरैशी पर्सनली, अगर आप। श्योर मैम। अ, ठीक है नरेश भाई, अभी आपने अनम्यूट किया था। नरेश भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सलीम भाई है क्या? अभी सलीम भाई ने एक सवाल पूछा था, कमर में दर्द हो रहे थे उनके। सलीम भाई हैं क्या? सलीम भाई सर साजिद बोल रहे हैं हम। हाँ हमारी साजिद भाई, कमर में दर्द पूछिए। था लेकिन कुछ बताए नहीं। वो मैडम फोन की थी तो वो दवा बताई थी, लेकिन अब ऐसे कैसे दवा कर दे बगैर चेक करवा नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो साजिद भाई, जैसे आपका कंसल्टेशन हुआ था ना, तो मैम ने बोला था दवा मेडिसिन लेने के लिए, तो आपने मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी? सर जैसे बताइए, दवा आप बता दी। वो मैम ऐसा बता रही थी कि फला हम लिख दे रहे हैं, फला दुकान पे जाके आप ले लीजिए, पैसा लगेगा है। जब तक डॉक्टर चेक नहीं करेगा है तब तक पैसा भी बर्बाद चला जाता है, इसीलिए हम नहीं लिए थे। जैसे कहीं ये तो डॉक्टर सही, ये तो नहीं सही बैठे। कह रहे हैं अभी। सुनिए हमारी अभी बात। देखिए कहीं डॉक्टर, कहीं ये जो डॉक्टर डॉक्टर आप सुनिए सुनिए, डबी डॉक्टर आफरीन जो है ये मुंबई में है। आप कहाँ पे? यूपी में हो। जी अब बताइए, आपको हम मुंबई जी भेजें बस्ती दिखाने के जिले लिए? में। अब हम यूपी से मुंबई तक को भेजेंगे नहीं दिखाने के उसको लिए, लेकिन ये जो मैम है या जो भी हमारे नहीं। डॉक्टर्स हैं, सब कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं। वो हम्म, अपने अनुभवों वो के तो आधार बात पर सही है। आपको जैसे मेडिसिन हम देते हैं। जी। उधर का चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे देखिए पैसा तो उतना ही लगेगा, उसमें ये हाँ। रहेगा कि फायदा हो या ना हो। हाँ, अब जैसे डॉक्टर वो चेक करेगा उसके बाद में फिर दवा देगा तो वो बेहतर रहता है। उनकी बात भी सही है। डीजी वास्ते टीम जैसे आफरीन मैम, इसका आंसर करिए, क्या किया जाए? ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। सुनिए, कौन है ये? होस्ट हमारे क्या कर रहे हैं? मोहम्मद साजिद भाई है। साजिद बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा शांत हो जाए, आपके बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही थी। जिनको बैकअप हो रहा है उनको पूछिए आपको कितने साल से हो रहा है और कहाँ हो हाँ साजिद भाई, बताइए कितने साल से आपको प्रॉब्लम हो रही है? साजिद भाई, आवाज आ रही क्या मेरी?
ये लेफ्ट हो गया क्या साजिद भाई? नहीं है तो बोल दे। अच्छा, मसरूर इनको साहब, है ना मसरूर खान सर है। मसरूर, इनको है ना जी मैम। प्रॉपर कौन सी जगह पर हो रही है, अगर लंबर या सैक्रल रीजन पर उनको है पेन, तो उनको बोलो जी एक चेस्ट एक्सरे करने के लिए। तो एक्सरे देख के उनको एक डाइक्लो पैरा एसिक्लोफेनाक जिसमें होगा वो कर देना, या ट्रेमाडोल, जी मैम ठीक। ट्रेमाडोल एक्चुअली और हमने एक इनका कंसल्टेंसी करवाया था किसी ऑर्थो से, तो हाँ इनका ये क्वेश्चन है कि ठीक है आपने कंसल्टेंसी हमसे करवा दी, बट जब तक हम उन्हें कुछ फिजिकली नहीं दिखाएंगे तो मैं कैसे बिलीव करूं कि मेडिसिन सही है या नहीं, ऐसे इन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो उनका इशू ये था। आप लोग अपने जी इसके पहचान के थ्रू कोई होगा तो उनको रिफर कर दीजिएगा, उनके जिनको पास ऐसा टीम है है तो जी। बात भी ठीक है। ठीक, श्योर मैम, ठीक है, विल डू दिस। ठीक है, और किसी भाई को कोई सवाल है? यहाँ पे देखिए हमारा जो वेबिनार था ये निमोनिया के ऊपर था। सेल्फ तो डायग्नोसिस। मैं चाहूंगा कि हमारे सवाल जो हैं ज्यादातर निमोनिया के ऊपर है तो ज्यादा बेहतर होगा, और वैसे भी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, हमारे पास टोटल पूरी डॉक्टर्स की टीम है। प्रतिभा सिंह जी, आपका कोई सवाल है? जी सर। जी पूछिए भाई। सर ये कह रहा हूँ कि मैं सुबह जैसे उठता हूँ ना जी तो खांसी आती है और बार बार थूकने जाना पड़ता है, मतलब बलगम आती है उसमें। जी जी जी। और रात में थकान बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है रात में। बुखार शाम के टाइम आता है क्या? नहीं, बुखार बुखार तो वैसे नहीं आता है। तो थकान थकान लगती है दिन भर? हाँ हाँ, थकान लगती है जब तक वो मतलब बच्चों से अच्छे हाथ जब पाँव कुचवा नहीं ले। कुछ काम करते हो तो तब जल्दी कोई थक जाते हो, या चलते हो तो जल्दी थक जाते हो, हाथी छूट लगता है क्या? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, दिन में तो काम बढ़िया करते रहती बलगम कौन से कलर का है? है। बलगम कौन से कलर का? सफेद पीला? सफेद कलर का आता है। कैसा? सफेद सफेद कलर। नहीं, वाइट मैम। ठीक है मसरूर, इनको है ना एक जीफी ऐड कर देना, एक कफ सिरप एक्सपेक्टोरेंट रहता है ना, ठीक है कफ एक्सपेक्टोरेंट ऐड कर दो इनको, कोई भी सिरप एलेक्स गोल्ड वगैरह, डोलो 650 5 डेज के लिए, अगर इनको मेडिसिन लेनी है तो ठीक हो जाएगा उससे 5 दिन। अच्छा, ठीक है प्रतिपाल सिंह जी, आपको जो मेडिसिन होगी ये आपको भेज दी जाएगी आपके नंबर पे, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक 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 है सर, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी का तो सवाल हो गया। आमिर भाई, आपको कुछ पूछना है? आपने काफी अनम्यूट किया है बीच बीच में अपने, हाँ, आपका जो है अनम्यूट होता रहता था, तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं। काफी एक्साइटेड थे आप, पूरे सेशन में आपने आप ओपन कर रखा था। आमिर भाई, आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं ओपन होगा। ओके, सो लास्ट में किसी मैं और ये भाई का कोई सवाल है? यस मैम। कोई सवाल नहीं और? आई थिंक अभी कोई कुछ पूछ नहीं रहा, तो आई होप कि कोई सवाल नहीं है। तो जो नहीं, लोग ने क्वेश्चन किए थे ना, क्या मेरी एक हेलो, के उनकी आवाज नहीं आ रही क्या? जी बोले जी थे कि पूछिए, हाँ सुबह नरेश में भाई क्या सवाल है मैम? दिन में पेशाब कम से कम 10 बार जाता हूँ, कोई बीमारी है क्या? हेलो, पेशाब के बारे में। हाँ 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 नहीं, हाँ। आपकी दिन में 10 बार जाता हूँ। आपकी उम्र क्या है? कितनी है? 45 साल। इनको एक यूरोलॉजी रेफरेंस दे दो, मुसर्रत मुसर्रत ना मसरूर। ये मसरूर खान है। यस यस 10 बार यस, ठीक है। कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उस जगह पे पेन नहीं है या बूंद बूंद की तरह नहीं आता है तो नहीं नहीं नॉर्मल है, नहीं, कोई फोन नहीं उसके आती। साथ फीवर वगैरह नहीं है तो ये नॉर्मल है। हाँ, ठीक है। ठीक है नरेश भाई, मैं आपसे हाँ कांटेक्ट कर लूंगा, और ठीक जो भी मेडिसिन वगैरह होगी आपको भेज दी जाएगी। हाँ रास्ते पे जो ठीक ठीक यूरोलॉजिस्ट है वो उनसे कंसल्ट कर लीजिए, मेल यूरोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है। ठीक है। श्योर श्योर, ठीक है। यस यस मैम, दयाल हमारे जी। पास न्यूरो के डॉक्टर हैं, हम बात करा सकते हैं। दयाल किशन यादव जी, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, यस यस यस, मेरा एक सवाल है मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो निमोनिया है, ये किस एज तक ज्यादा
घातक होता है और हम लोग किस एज तक इसको रिकवर कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो कैप वाले निमोनिया है, यानी जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, वो इतने नुकसानदेह नहीं होते जो हमको कम्युनिटी के थ्रू होते हैं और हमने टाइम पर इनका ट्रीटमेंट कर लिया। कभी कभी 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट से ये अच्छे हो जाते हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि कौन कितना पार्ट हमारा लंग का इन्फेक्टेड है। मैंने जैसे आपको बताया, जब टाइप्स में बताया था इसकी, कि कभी कभी या तो सिर्फ ये एक अल्वियोलाई में अफेक्ट होता है, एक एक हिस्से में, जिसको हम लोबुलर जो है वो निमोनिया कहते हैं, वो जल्दी ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर लंग का जितना ज्यादा हिस्सा इसमें जो है वो इन्फेक्टेड होगा, या दोनों लंग कभी कभी इन्फेक्टेड होंगे, तो उसकी सिवियरिटी उस हिसाब से होगी। ठीक है, अगर इतना छोटा हिस्सा है तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा हिस्सा है इसका तो रिकवरी होने में भी उतनी ही देर लगेगी और प्रिकॉशन भी उतना ही करना पड़ेगा, जो कि हमको इजीली चेस्ट एक्सरे में पता चलता है। क्या अच्छा, नॉर्मली होता है वो 1 वीक से 2 वीक में सही हो जाता ओके ओके। मैम मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। है। हाँ, जब मैं 14 ईयर का था, तो मेरे जो वो होते हैं ना फेफड़े, इनमें पानी भर गया था। अच्छा, आपको कभी टीबी वगैरह थी क्या? है? टीबी वगैरह हुई थी कभी? नहीं 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 निमोनिया हुआ था, ब्रोंकाइटिस वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं एक्चुअली पानी जो है ना, और गिलास की बजाय बोतल से पीता था, तो इस वजह से शायद डॉक्टर ने बोला कि वो आपके वो फेफड़ों में पानी भर गया है। तो आपका मतलब क्या है पूछने का? आप ये पूछना चाह रहे कि दोबारा तो नहीं भर जाएगा, ये पूछना चाह रहे हो? यस 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 मैम। देखो, क्योंकि ऐसा नहीं। अभी भी हाँ, अभी हम लोग ट्रेवलिंग मूड पे रहते हैं, कहीं गिलास मिलता है, कहीं गिलास नहीं मिलता है। होता है बोतल से भी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इससे ऐसे ग्लास या बॉटल पीने से नहीं होता है, ये कोई इन्फेक्शन होता है, फिर पस होता है, उसकी वजह से ही ये होता है। ये हम ग्लास से पानी पी रहे हैं या बॉटल से पानी पी रहे हैं, उस वजह से नहीं होता। हाँ, आप अगर इन्फेक्टेड है पानी, यानी उस पानी में न्यूमोनिया के बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई है, तो आपको हो सकता है। लेकिन आपका पानी साफ है, अच्छा है, तो आप बॉटल से पियो या ग्लास से पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि आपके फेफड़े में एक बार पानी भरा है तो दोबारा अपने आप भर जाएगा, नहीं। जब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक पानी नहीं भरता। ओके जरा मैम। सी जरा सी खांसी हुई तो चाहिए हाँ, डॉक्टर लोगों अजय मिश्रा जी, आपने भी हैंड रेस किया है, सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका। अजय मिश्रा जी, जी थैंक मैम नमस्कार मैम। हाँ, मेरा एक सवाल था मैडम, जैसे कि जब भी कोई भी ऐसी समस्या होती है, कभी कभी क्या है मुझे एक समस्या रहती है ये कि कुछ दिनों में क्या होता है, जैसे सितंबर का महीना चलता है तो जब उमस होती है, ठीक है, यानी कि जब गर्मी और सर्दी का जो बरसात के बीच का जो मौसम होता है जब उमस होती है, तो उस को। समय मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके अच्छा, बाद या तो फिर ज्यादा सर्दी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ज्यादा गर्मी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उमस वाला टाइम होता है उस समय लंग्स की प्रॉब्लम मुझे होती है। तो ये क्या निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं? इसके साथ आपको और भी कोई तकलीफ होती है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है मुझे, और सांस बहुत ज्यादा फूलती है। और जैसे सर्दी में मैं नहीं रह पाता हूँ, कितना भी गर्मी हो, अगर कूलर में सो गया तो ये समझ लीजिए मुझे जुकाम हो जाएगा। ये कंडीशन है मेरी। आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वगैरह कुछ लेते हो? नहीं, पहले लेता था लेकिन अभी वो ही बंद है बिल्कुल। सिगरेट लेते हैं मैम? ठीक है, हाँ हाँ, मैम, अभी बिल्कुल बंद है, क्योंकि जब से मुझे ये समस्या हुई है उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दी है ये समझ। ठीक है। थोड़ा परहेज करेंगे तो ये तकलीफ भी कम हो जाएगी। इसको निमोनिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि नहीं, दूसरी है ना, बलगम नहीं आ रहा है, और नहीं आप, बलगम नहीं आता है। हाँ, रोडन लग दे। बुखार नहीं है, तो आप थोड़ा एहतियात चीज नहीं। और मैम एक समस्या और है मुझे, जैसे कूलर में रहता हूँ या फिर मैं सर्दी में निकलता हूँ जब भी, तो मुझे छींकें आती है। उसके लिए मैं मास्क लगा के रखता हूँ जिससे कि गर्म हवा, गर्म का सांस मेरी खुद की बॉडी में जाए, जिससे कि मुझे छींकने की समस्या ना हो।
तब तक तो ठीक रहता है जब तक मास्क लगा के रखता हूँ। जैसे ही हल्की फुल्की अगर ठंड वाली हवा मेरे नाक के द्वारा मेरे लंग्स में जाती है तो प्रॉब्लम होती है, छींकें आने लगती है। वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है ना? ये दुखता है दबाने पर, ये दुखता नहीं, है कुछ भी नहीं। नहीं। तो ना एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये इस तरीके के सीजन में जो है वो कुछ कुछ लोगों को होता है। तो ये निमोनिया नहीं है, ये एलर्जिक राइनाइटिस है। आप इसमें एहतियात करें, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे ना तो यही एलर्जिक राइनाइटिस में भी मतलब लीड टू कन्वर्ट हो सकता है निमोनिया में। तो आप इसमें ही आप एहतियात करें, जैसे ठंडी चीजों से परहेज करें, जो कान वगैरह। वहाँ पे यूपी में है ना ये, तो यूपी में तो ज्यादा ठंडी पड़ती है, यहाँ मुंबई में ठंडी उन्नी नहीं पड़ती। जी, जी, जी। तो एक चीज वहाँ और पूछना चाह रहा था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी अभी बीच में, तो मैंने अपना लंग्स इन्फेक्शन चेक कराया था। तो वहां पे अपर लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं बताई थी, लेकिन लोअर लंग्स में मेरे प्रॉब्लम बताई थी। लोअर लोब में, अच्छा। तो आपने और कोई रिपोर्ट करवाई खून की या एक्सरे वगैरह हाँ, या खून की जांच, एक्सरा, सारी चीजें कराई थी मैंने। तो वहां पर मुझे लंग्स इन्फेक्शन के बारे में बताया गया था और बोला था अस्थमैटिक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बोला था मुझे। ठीक है। तो आपको पंप वगैरह यूज करते हो आप? नहीं, पंप वगैरह यूज नहीं करता, लेकिन हाँ जो रोटर इनहेलर आता है उसका मैं यूज करता हूँ। इनहेलर की लेकिन बात। जी मैम। आपको जब भी ऐसी दिक्कत हो ना और ज्यादा आपको लगे तो एक टैबलेट एस्थेलिन करके आती है, आप वो ले लीजिए। तो उससे आपको ये जो सांस लेने की दिक्कत है वो कम हो जाएगी। और क्योंकि आपको ये एस्थमेटिक सिंड्रोम बताया है, तो फिर आपको परहेज करना पड़ेगा ठंडी चीजों से, या फिर ऐसी हवाएं वगैरह चले तो कान वगैरह आप ढक के रखें, चेस्ट कवर करके रखें। ये प्रिकॉशन आप लेंगे तो इतना आपके लिए काफी है। टैबलेट एस्थेलिन जो ओके, है, थैंक यू। अगर ज्यादा तकलीफ होती है तो आप वो खा लीजिए, तो आपको जो सांस लेने की दिक्कत है वो कम हो जाएगी, आप अच्छे से सांस ले ओके, सकते हैं। हाँ, और थैंक रात यू। में सोने के टाइम आप थोड़ा प्रॉप्ड अप पोजीशन में, यानी बिल्कुल सीधे मत लेटिए, थोड़ा ऊंचा तकिया करके फिर लेटिए, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत कम हो ऐसे मौसम में। और एक चीज और है मैडम, जैसे मैं जो पहले जब मैं बस्ती में था तो वहां पर मुझे समस्या रहती थी कि सुबह के टाइम मेरा बीपी जो रहता था वो लो हो जाता था। 65 पे पहुंच जाता था मेरा बीपी। और जैसे ही सुबह 8 9 10 बजते थे तो उसके बाद फिर नॉर्मल होता था। तो उसके लिए क्या होता है? काम क्या करते हो आप? मैम, मैकेनिकों को ट्रेनिंग देने का काम करता हूँ अभी तो। उससे पहले जरूर बाइक रिपेयरिंग का मैंने काम करता था और जॉब भी थी। ठीक है, समझ में। हाँ, तो आप थोड़ा प्रिवेंशन करोगे ना, आपका बीपी का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये करना है कि अभी मैकेनिक का है तो जाहिर सी बात है उसमें आपके लंग्स पर तो इफेक्ट करेगा ही। वही मैं सोच रही थी, आपका कुछ ना कुछ तो कंसर्न होगा ऐसे इससे। तो आपको परहेज करना पड़ेगा भाई, यानी आपको सिगरेट वगैरह बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। और अभी आप बोल रहे बीपी लो होता है, तो आपको अपना टाइम टू टाइम खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको डाइट बताई गई है, आप नट्स ज्यादा यूज करिए, सैलेड जी, यूज करिए, तो इंशाल्लाह उससे जो है आपके बॉडी में बीपी वगैरह की। जी, जी। मैम, एक बार आपने जो टेबलेट बताई थी उसको रिपीट कर देना मैम। रागिनी को भेजना लिख के। वो इन्हें मेडिसिन आपने बताया था ना कि वो टैबलेट ले लिया करिए, वो एस्थेलिन टैबलेट। एस्थलीन। ठीक है मिश्रा जी, मैं आपको भेज देता हूँ लिख के। ओके भाई, ओके, ठीक। थैंक यू मैम। हाँ, यू वेलकम। ठीक है। सो किसी और भाई कोई सवाल है? हेलो, जी जी पूछिए। वाइंड अप करें? हेलो, हाँ, बस वो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। लास्ट क्वेश्चन। हेलो। सवाल पूछिए आप। मैम, मेरा बड़ा भाई है 59 ईयर्स का। जी। वो सुबह सुबह उठते हैं ना तब उनके पैर में दर्द होता है, पीछे नीचे नीचे। 59 ईयर्स के हो, उठते हो तो पैरों जी में दर्द होता है? पैरों में सिर्फ अंकल? जी, हाँ जी, हाँ जी, और कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, देखिए कैसा एज 59 है, यानी 60 के करीब है। तो जी हाँ जी जी। साथ ही ना हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम और आप और कोई दिक्कत नहीं है ना, सुन होते हैं नहीं पैर? नहीं नहीं मैम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैरों में दिक्कत है, वो उठते हैं सुबह सुबह थोड़ा सा पैर फैला के चलते हैं, बस ऐसी दिक्कत है। तो आपको है ना, एक मैं टैबलेट बता देती हूँ भाई, लिख कर, ये मुसर्रत सर जो है वो लिख कर आपको दे देंगे, मसूर सर, आप वो जी जी चालू करें। मसूर, जी। इनको है ना टैबलेट शेल्कल एचडी लिख कर दे दो। मैम क्या नाम है? कर पाऊँ? सर्किल। कंटिन्यू करने बोलो, शेल्कल एचडी। शेल्कल एचडी। और एक टैबलेट ओके। ट्रेमाडोल लिख दो, ये बोलो अगर बहुत ज्यादा पेन होता है तो लो, नहीं तो मत ले। नहीं ज्यादा पेन है मैम, मैं सही बोला। ओके जी ठीक है। सो मैं आपको भेज दूंगा सत्यवान जी, जो मेडिसिन ठीक है मैम ने सर, बताई है। थैंक ठीक यू है, सर, ठीक है मैम, थैंक्स। ओके मैम, तो आई गुड थिंक नाइट। अभी टाइम भी हो चुका है, हाँ, और क्वेश्चंस भी सभी के आंसर भी आ गए। जी जी, तो गुड नाइट। मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली बेसिकली मैं भी मुंबई से ही हूँ, और अभी फिलहाल यूपी में आया हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब 3 साल पहले मुझे जो हल्का स्टोन का पेन हुआ था, तो जब मैंने वो करवाया, सोनोग्राफी करवाया, तो 4 mm का स्टोन आया था। स्टोन थे, 4 mm के थे और एक 3 mm के थे। तो अभी आवाज क्या नहीं आ हुआ, ये आमिर भाई। जी जी, अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी जी मैम, अभी आवाज आ रही है मेरी? आप भी बोलिए, अभी हाँ, नहीं आ रही। तो क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने जब 3 साल पहले मुझे हल्का सा पेन हुआ था, तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे आया कि मतलब 2 तरीके के वो थे, मतलब स्टोन थे। ठीक है। हेलो कौन सा? सर, अ, हमारे सैयद साजिद भाई थोड़ा शांति रखेंगे, सैयद भाई को बोलिए थोड़ा शांत रहें। ठीक है, हाँ, शुक्रिया। और हमारे कोहोस्ट क्या कर रहे हैं? कोहोस्ट हैं कि सब गायब हो गए? कादिर खान जी, आप कहाँ पर हैं? कादिर खान है, ललित कुमार, आप लोग हैं कि नहीं है मीटिंग में? मैं सभी कोस्ट से अनुरोध करूंगा कि तो ये करते क्या है आप लोग, कादिर जी? मैंने किया था सर, वो फिर से खुल गया था। तो नहीं, अब थोड़ा देखिए यहाँ पर। जी जी जी। ठीक है, हाँ, तो आई एम सॉरी मैम। तो एक्चुअली क्या हुआ कि फिर मैंने जो है एक 4 mm का था और एक 3 mm का था, लेकिन फिर 3 साल हो गए, अभी तक मुझे कुछ पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ, और मैंने अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया, कोई भी मेडिसिन भी नहीं ली। तो क्या ये अभी भी हो सकता है ये निकल गया होगा? पहले ये पेन मेरे, होता था? हाँ, थोड़ा बहुत पेन हुआ था, फिर मैंने वही करवाया प्रिकॉशन के लिए कि चलो देख लेते हैं क्या है। तो से लिए डॉक्टर ने थे बताया, स्टोन निकलने की मेडिसिन, लिए थे कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिया, खाली पानी वानी पी रहा था दबा के, मैं सोचा बस निकल जाएगा, और फिर उसके बाद पेन हुआ नहीं, और 3 साल हो गया। अभी वाइफ थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान कर रही कि नहीं, तुम, एक डेथ हो गई हमारे यहाँ पे स्टोन की वजह से, तब वो परेशान करी, नहीं तुम करवाओ। एक यूएसजी करा लो ना, क्योंकि जी। कभी कभी निकल भी जाता है, क्योंकि 2 mm है तो छोटा है, तो 2 mm हम्म स्टोन निकल जाता है। थोड़ा हम मतलब हम्म डायूरेटिक्स वगैरह लेंगे या हम्म। ज्यादा अपना आईवी फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे तो निकल भी जाता है, ठीक है, लेकिन वो पता चल जाता है इंसान को जब निकलता है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि 3 साल में कुछ भी पेन नहीं हुआ तो भी स्टोन हो? हाँ, गॉल ये भी ब्लैडर में रहो? ऐसी किडनी की होता, मतलब ऐसी सिचुएशन भी होती है कि स्टोन है लेकिन हमको कोई सिम्टम पता नहीं चलता, ऐसा भी होता है। ठीक है ठीक है, वही क्योंकि मैं वो सोचा कि थोड़ा सजेशन ले। होते हैं ना, तो जिन जी। लोग जो उनकी सरफेस जो है वो प्लेन होती है, हॉनी नहीं होती, तो वो इरिटेशन कॉज नहीं करते, या छोटे हैं तो छोटे वाले भी ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन किसी किसी को पॉइंटेड वाले होते हैं, जी जी ऑक्सलेट वाले जो स्टोन होते हैं जिनको, जी जी उनको पेन ज्यादा होता है। तो गैस की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा नौशिया सेंसेशन लगेगा, जी जी डिस्कलरेशन, डार्क येलो यूरिन होता है। जी जी। इसमें ये है, और ये भी मुमकिन स्टोन है और जी, पेन नहीं हो रहा, ये हाँ, भी हो सकता है, तो यूएसजी से ही ठीक है करवाओ। मैं फिर इंशाल्लाह करवा लेता हूँ। ठीक है।
जी हाँ एक बार करवाइए। हाँ, अब बताइए किसी और भाई कोई सवाल था, ये हम ये क्लोज करने जा रहे हैं? हेलो। जी सत्यवान भाई हेलो। बोलिए। सर जी, मैंने 10 महीने पहले किडनी का ऑपरेशन करवाया था, वो स्टोन वाला। जी हेलो। बोलिए हाँ बोलिए, हाँ आवाज आ रही बोलिए। है आपकी। हेलो। हाँ आ रही है वो आपकी आवाज। मैंने 10 महीने पहले दस पहले महीने कितनी पहले का? किडनी का वो करवाया था ऑपरेशन। उसमें स्टोन जी था मैम, 46 mm का। 46 mm का उसके बाद मैम? थोड़ा अभी इसी 3 दिन से मुझे थोड़ा सा हल्का पेन है, हल्का, बिल्कुल। पेशाब में जलन वगैरह है? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का पेन दर्द? है, सिर्फ नेचुरल नेचुरल मान लो आप, बिल्कुल हल्का। पेशाब में कोई जलन नहीं है, ऐसा कोई भी वो नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करवा दिया जाए थोड़ा। हाँ क्योंकि एक बार जिनको होती है ना पथरी, तो वो पथरी का एक ऐसा होता है ना कि हमारे बॉडी में बार बार भी वो बन सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें जिससे पथरी जी बनती हैं, और उससे ना, ये कह रहे हैं उसे 10 महीने हो जी गए, इतनी जल्दी तो जी नहीं जी, बननी हाँ चाहिए। अभी। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल वैसा है तो बन भी सकती है, कुछ बोल नहीं सकते। थोड़ा तो बड़ा था आप मैम, थोड़ा वो थोड़ा बड़ा, वगैरह 46 mm का था, 46 mm का था। बहुत बड़ा था। जी वो, बस उससे डॉक्टर भी मना कर दिया था, लेकिन 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा मैंने। तो वही, अब आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है जी जो जी, बड़ा बाद था मैम। या स्टोन कॉज करे। आपको पूरे डॉक्टर ने बताया होगा क्या खाना है क्या नहीं। हाँ जी जी, बताया था मेरे को, सब बताया था, उन्होंने 2 ऑपरेशन का मना भी कर दिया था, फिर मगा मैं तो खाना खाने से जो सिस्टम हो तो करवाना पड़ेगा जी, सही है। जो भी है। ओके कोई ठीक है। ऐसा रिलीफ सिस्टम हो, ठीक है आप मसरूर, वाइंड अप जी करते जी हैं। टैबलेट वगैरह हो। ये सेशन ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, जो भी रिपोर्ट है क्या भेजिएगा, फिर उसके बाद मैं कंसल्टेशन करवा दूंगा। और थैंक यू वेरी मच सभी भाइयों को ओके ज्वाइन सर। होने के लिए। और जी शुक्रिया जी जी, मैम थैंक यू जुड़ने सर। के लिए, काफ़ी अच्छा सेशन था। काफ़ी यूजफुल था, काफ़ी अच्छा लगा, आपका एक्सप्लेनेशन का ढंग भी काफ़ी बढ़िया था। तो थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़ मैम।